नमस्कार, क्यू वाइब नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्रा और आज हम बात करेंगे यूक्रेन शांति वार्ता कैसे खटाई में पड़ गई है, एक नए दौर में प्रवेश कर गई है और आगे क्या संभावनाएं हैं उस पर। जी हां, जैसा आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब और जेलेंस्की साहब की मुलाकात के बाद जिस तरीके का फियास्को ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ था, उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अगर उम्मीद होती तो शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता ही नहीं। लेकिन जो होना होता है वो हो ही जाता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब से जिस तरीके से जेलेंस्की साहब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भिड़ गए और तमाम जेडी वेंस के बीच बचाव के बावजूद जिस तरह का एक इमेज उभर करके आया, जहां से जेलेंस्की को वापस निकलना पड़ा ओवल हाउस से और वहां से वो सीधे लंदन पहुंचे। ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, चाहे इसके जो भी डिप्लोमेटिक मायने होते हों, पर हर जगह ये बात चर्चा में आ गई कि कोई एक है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को पूरे विश्व मीडिया के सामने उनके मुंह पे एक करारा जवाब दे दिया है। ये और बात है कि इसके अलग अलग विचार रहे कि यूक्रेन तो अमेरिका के ही दम पे जी रहा है, अमेरिका के ही बल पे युद्ध लड़ रहा है। लेकिन बात तो वहां पे यूक्रेन के साथ डील की थी और डील यूक्रेन के मिनरल रिजर्व्स को अमेरिका के कब्जा में देने की थी। तो जाहिर तौर पे जिसे वो डील मंजूर नहीं था, वो भी अपना पक्ष रखता और उस पक्ष में चाहे वो वैल्यूएशन के मुद्दे रहे हों, चाहे कुछ और मुद्दे रहे हों, क्योंकि माइनिंग रिजर्व्स को यूएस को देने से यूक्रेन का कभी इनकार नहीं रहा। वैल्यूएशंस को लेकर के जरूर ये बातें रही कि 500 बिलियन डॉलर है, कि 350 बिलियन डॉलर है, कि 200 बिलियन डॉलर है, कितना का देना है। और ये विश्व मंच पे साफ साफ सामने आ गया था कि यूएस का इंटरेस्ट यूक्रेन में अपने पैसे जो लगे हैं उनको निकालना है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जब से आए हैं, उन्होंने पिछली सरकार के उठाए हुए हर कदम को एक तरीके से नकार ही दिया है और उसी कड़ी में यूक्रेन युद्ध में अमेरिका का सहयोग भी है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर वो प्रेसिडेंट होते तो शायद यूक्रेन युद्ध नहीं होता और इसीलिए उनका मानना था कि प्रेसिडेंट बनते ही 24 घंटे में ये युद्ध खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और इसके पेच और जटिल होते जा रहे हैं, खासकर तब जब तक कि अभी तक युद्ध रशिया और यूक्रेन के पार्टनर्स, जिसमें यूरोप और यूएस शामिल थे, उसमें अब यूएस और रशिया एक हो गए, कम से कम सामने से एक हुए से लगते हैं और यूक्रेन और यूरोप अलग थलग पड़ गए हैं। युद्ध तो यूक्रेन और रशिया के बीच है। तो यूक्रेन के जो दो मेजर पार्टनर्स थे, यूरोप वो तो यूक्रेन के साथ खड़ा है, एक मेजर पार्टनर यूएस अचानक ही यूक्रेन का साथ छोड़कर रशिया के साथ खड़ा हो गया है। और ये सब कुछ शुरुआत वहां से हुई जहां से डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की 1.5 घंटे की लंबी टेलीफोनिक वार्ता हुई। जिस टेलीफोनिक वार्ता के बाद पुतिन को ट्रंप साहब ने कहा कि वो युद्ध के लिए दोषी नहीं है,
रशिया को इस तरीके से अलग थलग करने का कोई औचित्य नहीं है। रशिया के ऊपर लगे हुए रिस्ट्रिक्शंस गलत हैं। रशिया को मेन स्ट्रीम में लाने की जरूरत है और इसको एक सकारात्मक रूप में भी देखा गया कि अगर आप युद्ध समाप्ति की तरफ जा रहे हैं तो दुश्मन को आप उसका पीठ थपथपाते हैं, सहलाते हैं, अपने से कुछ मिलाते हैं कि कम से कम वो आपकी बात तक आए। पर यह कहीं नहीं लग रहा था कि एकदम से ऐसी स्थिति हो जाएगी कि रशिया और यूएस एक से हो जाएंगे और यूक्रेन जो इस युद्ध को पिछले 3 साल से लड़ रहा है और यूरोप जो उसके साथ खड़ा है वो बिल्कुल अलग थलग हो जाएंगे। और हुआ ऐसा ही, क्योंकि उसके बाद जब सऊदी अरेबिया में यूएस डेलीगेट्स और रशियन डेलीगेट्स की मीटिंग हुई तो उसमें न यूक्रेन को शामिल किया गया और न ही यूरोप को। इसको लेकर जेलेंस्की काफी दबाव में थे और जब उन्हें सऊदी अरेबिया जाना था तो उन्होंने अपनी सऊदी अरेबिया की यात्रा कैंसिल कर दी। वहां से ट्रम्प साहब नाराज हो गए और नाराजगी के बाद उन्होंने जिस तरीके से जेलेंस्की को डिक्टेटर, एक्टर, तमाम जोकर टाइप की बातें कही, इस तरह के आरोप लगा करके जेलेंस्की के कद को बहुत ही छोटा कर दिया उन्होंने। यहां तक कहा कि जेलेंस्की के पास कोई पॉपुलर सपोर्ट नहीं है और जेलेंस्की हटाए जा सकते हैं, बल्कि जेलेंस्की को रिप्लेस करने वाले नामों पे चर्चा होने लगी, जिसमें से एक नाम वो थे जो कि रशिया में जाकर के सेटल कर गए हैं, जो पहले यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे। एक वो उस प्रेसिडेंट की बात आ गई जो ट्रम्प साहब के करीबी थे, तो फिर एक फॉरेन मिनिस्टर की बात आ गई यूक्रेन की जो जेलेंस्की के करीबी हैं। मतलब कि वो स्थिति आ गई कि जहां नामों पे चर्चा होने लगी कि यूक्रेन का अगला प्रेसिडेंट कौन है। और ये सब चल रहा था जब ये बात हो रही थी कि वॉशिंगटन में ओवल ऑफिस में एक मसौदा तैयार हो रहा है, जो मसौदा यूक्रेन शांति वार्ता से संबंधित है और उसका पहला शर्त यही है कि यूक्रेन के माइनिंग रिजर्व्स को यूक्रेन यूएस को सरेंडर करेगा। इसी माहौल में फ्रेंच प्रेसिडेंट की एंट्री हुई। वो पहले यूरोपीय नेता थे जिनसे विचार विमर्श करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको वॉशिंगटन आमंत्रित किया और फ्रेंच प्रेसिडेंट के बाद यूके के प्रेसिडेंट गए। यूके के प्रेसिडेंट गए तो जाने के पहले एक माहौल सा बन गया कि यूएस का इतना दबाव है, जो लगातार ट्रंप साहब कह भी रहे थे कि यूरोप को अपने डिफेंस बजट को बढ़ाना पड़ेगा और तभी यूरोप सिक्योर्ड रह पाएगा। तो जाने के पहले स्टेमर साहब ने अपने डिफेंस बजट को बढ़ा दिया। लेकिन ये सब कुछ जो चल रहा था उसके पहले जो नैरेटिव सेट हुई थी, वो नैरेटिव सेट हुई थी यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ के उस स्टेटमेंट से, जहां से उन्होंने साफ साफ कहा था कि किसी भी कीमत पे यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जा सकता है। जो इलाके रशिया ने कब्जा कर लिया है वो इलाके रशिया से वापस नहीं लिया जा सकता है। और साफ साफ ये बात उन्होंने कहा कि यूरोप और यूक्रेन को अपनी सुरक्षा की व्यवस्था खुद करनी होगी। इस नैरेटिव के बाद जेडी वेंस साहब मुनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में गए, जहां उन्होंने विचारधारा को लेकर के पूरे यूरोप को लताड़ा कि यहां फ्री स्पीच की कोई गुंजाइश नहीं है। पूरा यूरोप स्तब्ध था कि अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जो अपने पहले विजिट पे आए हैं, उन्होंने फ्री स्पीच को लेकर के उन तमाम डेमोक्रेटिक कंट्रीज पे सवाल उठाया। फिर बात आई कि आप अपने यहां राइटिस्ट थॉट को स्पेस नहीं दे रहे हैं। मतलब कि एक नैरेटिव लेफ्ट और राइट के बीच चली गई और ट्रम्प साहब देख रहे थे कि ये किधर बात जा रही है। और इसी के बाद सऊदी अरेबिया की मीट हुई, जहां पे सीधे यूरोप को छोड़ दिया गया, सीधे यूक्रेन को छोड़ दिया गया। लेकिन जब माइनिंग रिजर्व्स पे डील साइन करनी थी
तो उसके पहले फ्रांस को और यूके को इन्वॉल्व किया गया था। तो इस माहौल में जहां एक तरफ आपने यूक्रेन को, यूरोप को बिल्कुल ही छोड़ दिया, दूसरा एक डील साइन करने के पहले यूरोप के दो इंपॉर्टेंट पार्टनर्स फ्रांस और यूके को आपने शामिल किया और तब बुलाए गए जेलेंस्की, जिनका काम था वहां जाकर के साइन करना। लेकिन संभवतः जेलेंस्की के मन में जो पीड़ा रही हो, जेलेंस्की को लग रहा हो कि जिस तरीके से उनका माखौल बनाया जा रहा है, और उन्होंने शायद ये मौका समझा कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने जिस तरीके से वो डोनाल्ड ट्रंप से भिड़े और जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखने की कोशिश की, ट्रंप साहब की बातों को काटने की कोशिश की, काटा भी, और जिस तरीके से उन्हें वहां से निकाल दिया गया, वो वापस वहां से निकले, वहां से पूरी सीन बदल गई। अब बात ये हो गई कि हमें कोई मतलब नहीं। अमेरिका ने कहा, ट्रंप साहब ने कहा कि डील आपको करना है, रसा को आपको झेलना है, आप समझो। मैं तो, हमारे यहाँ बहुत सारी अपनी समस्याएं हैं जिसमें मैं ग्रस्त हूं। हमारे यहाँ इमिग्रेशन की समस्या है, मैं उसको कंट्रोल करना चाहता हूं। हमारे यहाँ बहुत सारे अननेसेसरी एक्सपेंसेस की बात है, मैं उनको कंट्रोल करना चाहता हूं। मैं वर्ल्ड बैंक से बाहर होना चाहता हूं, मैं आईएमएफ से बाहर होना चाहता हूं। पहले भी बहुत सारी संस्थाओं से ट्रंप साहब के बाद आने के बाद में यूएस बाहर हो चुका है। लेकिन जेलेंस्की जब लंदन आए और लंदन में कल जो डिफेंस को लेकर के यूरोप की मीटिंग हुई और जिस तरीके का एक वार्म वेलकम उनको मिला, जिस तरीके पूरे यूरोप उनके साथ खड़ा दिखा, उससे ये लगा कि केवल ये जेलेंस्की की ही जवाब नहीं थी जो उन्होंने ट्रंप को दी, वो जवाब कहीं ना कहीं पूरे यूरोप के मन की थी। ये शायद जेलेंस्की वो हीरो थे जो जवाब दे के चले आए। जिस तरीके का एक हीरो वाली ट्रीटमेंट उनको मिली, वहां से जिस किंग चार्ल्स के इनविटेशन को लेकर के दो बार स्टेमर साहब ने ट्रंप साहब को कहा कि अनप्रेसिडेंटेड है कि वो इस तरीके से आपको इनवाइट कर रहे हैं। जेलेंस्की को किंग चार्ल्स ने भी बुलाया, वो गए, उनसे मिले और मिलकर के फिर वो वहां से रवाना हो गए। पर जो मंथन अब पूरे यूरोप पे चल रहा है वो ये है कि यूक्रेन तो एक बहाना है। जिस यूएस के साथ हम चल रहे थे, जिस यूएस को बड़ा भाई लेकर के चल रहे थे, जिस यूएस पे हमें भरोसा था कि यूएस हमें हर जगह हमारे साथ देगा, हमारा पार्टनर है, वो जो बाइडेन के हटते ही, नई सरकार के आते ही वो पार्टनर नहीं रहा। फॉरेन पॉलिसीज में एक सत्ता के बदलने, एक प्रेसिडेंट के बदलने के बाद इस तरीके का यू टर्न तो देखने को नहीं मिलता है। यूरोप ने भी इसकी कल्पना नहीं की होगी। लेकिन अब जो स्थितियां हैं और जिस तरीके का रवैया, जिस तरीके का व्यवहार डोनाल्ड ट्रंप साहब का रहा है, उनके डिफेंस सेक्रेटरी का रहा है, उनके वाइस प्रेसिडेंट का रहा है, उससे यूरोप समझ रहा है कि हमारी हैसियत को बहुत ही कमतर आंका जा रहा है और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली रसा को एक बड़े फोर्स के रूप में खड़ा कर दिया जा रहा है। बात नैतिकता की कि किसने युद्ध को बढ़ावा दिया, कौन युद्ध का कारण है, किसने युद्ध में ज्यादा परेशानियां खड़ा की, इसकी है ही नहीं। बात इसकी है कि कौन ताकतवर है और जो ताकतवर है उसके साथ हम खड़े हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली बिजनेस करनी है। तो अब तक यूरोप जो समझता था कि देश को शांति से चलाओ, बिजनेस और ग्रोथ की बात करो, डिफेंस कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, वो अब यूरोप साफ साफ समझने लगा है कि हमें अगर सरवाइव करना है तो हमें अपने डिफेंस को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। नहीं तो जो स्थितियां पैदा हो गई हैं उन स्थितियों में यूरोप की अपनी रिकॉग्निशन, अपनी वैल्यू बिल्कुल ही खत्म हो रही है और जो उनका मेजर अलायंस वो उनको
किसी भी स्तर पे झटक रहा है, किसी स्तर तक झटक करके ले जा सकता है। और वो जिसको महत्व दे रहा है रशा, वो रशा उनके लिए हमेशा बड़ी चुनौती रहेगा। पर अब शांति वार्ता की जो बात है, जहां पे यूरोप और यूक्रेन दोनों की एंट्री नहीं थी, अब यहां से यूक्रेन भी किनारे होकर के यूरोप के माध्यम शांति की अपने जो पॉइंट्स हैं वो तैयारी कर रहा है। और माना जा रहा है कि यहां जो मीटिंग हुई लंदन में, वहां के बाद अब उन मुद्दों को जो शांति वार्ता में आगे शामिल की जानी है, वो यूरोप की तरफ से यूएस के पास पेश किया जाएगा। क्योंकि जो एजेंडा यूएस का था मिनरल रिजर्व्स, माइनिंग रिजर्व्स पे कब्जा का, उस एजेंडा को जेलेंस्की इनकार नहीं कर रहे हैं। वापस आने के बाद तमाम वहां के फियोस्को के बाद उन्होंने अमेरिका को, अमेरिकी जनता को, ट्रंप साहब को जो भी धन्यवाद दिया और ये भी कहा कि हम फिर से तैयार हैं उस शांति वार्ता पे साइन करने के लिए। हमारी बस एक ही शर्त है, जो पहले भी शर्त थी, कि हमें नाटो में शामिल किया जाए। हमें हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करने का कोई एश्योरेंस मिले, और वो इसके लिए जिस तरीके से पहले भी वो पेशकश कर चुके हैं कि अगर इसके लिए जरूरत पड़ती है तो मैं अपना पद छोड़ने को तैयार हूं। अगर कहीं अंदर खाने ऐसा भी कुछ चल रहा हो जिसमें एग्रीमेंट का बेसिस ये हो यूएस और रसा के बीच में कि जेलेंस्की न हमें पसंद है न तुम्हें पसंद है, तो अगर जेलेंस्की को हटा करके भी सौदा होता हो, वो सौदा जो यूक्रेन की जनता को पसंद हो, जो यूरोप को पसंद हो, तो शायद इनको हटा करके भी किया जाए। और अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा तो ऐसा नहीं है कि जेलेंस्की इससे अपरिचित होंगे। तो उन्होंने दोनों ही जगह एक तरीके से अपना कार्ड खेल दिया। ट्रंप साहब को इंटरप्ट करके एक अपनी पोजीशनिंग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कर ली और अपने पद छोड़ने की बात कहकर, अगर समझौता किसी भी स्तर पे होता है, क्योंकि समझौता तो वो चाह रहे हैं, समझौता करने के लिए भी तैयार हैं, अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है कि उनको सत्ता छोड़ना पड़े, तो उसके लिए भी यूक्रेन की जनता में, यूरोप के लीडर्स में उन्होंने अपनी पोजीशनिंग गढ़ ली कि कम से कम ये यूक्रेन के हित के लिए खड़े रहे, यूरोप के प्रतिष्ठा के लिए खड़े रहे, चाहे उन्हें कुर्सी छोड़ना पड़ जाए। अब इस बीच जो तैयारियां यूरोप के साथ हो रही हैं, वो तैयारियां केवल शांति वार्ता की तरफ हो रही हैं, या वाकई यूरोप कहीं ना कहीं समझने लगा है कि नहीं, हमें यूएस पे ब्लाइंड भरोसा छोड़ करके कहीं ना कहीं अपने को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि रशिया एक ऐसी चुनौती है जो आज थम भी जाए तो कल फिर से खड़ी हो सकती है। तो क्या उस संदर्भ में कोई यूरोप तैयारी कर रहा है? अभी जिस तरीके से यूरोप के देशों में एक तरीके का दबाव है कि हम किस तरीके से अपने डिफेंस बजट को बढ़ाएं, और वो समझ रहे हैं कि उसके बिना काम नहीं चल सकता है। जिस तरीके से यूरोपियन फोर्सेस अलग अलग देशों में आपस में ट्रेनिंग ले रही हैं कि जरूरत पड़े तो सीमा पर भेजा जाए, उसे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यूरोप भी एक आने वाले अपने भविष्य की चिंता को लेकर तैयारी कर रहा है, और उसे करना भी चाहिए। और यूरोप ऐसा भी लगता है कि वो समझ रहा है कि अब तक जो हमारा लीडर था, जिस पे हम भरोसा करके चल रहे थे, अब वो लीडर हमारा लीडर नहीं रहा। हमें अगर आगे अपना भविष्य तय करना है तो हमें कोई नया लीडर तैयार करना पड़ेगा। अभी हाल ही में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क साहब का एक स्टेटमेंट आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 50 करोड़ यूरोपियों पे 30 करोड़
अमेरिकी नागरिकों का भार बढ़ गया है। मतलब 50 करोड़ यूरोपीय 30 करोड़ अमेरिकियों के सामने गुहार लगा रहे हैं कि आप हमें 14 करोड़ रूसियों से बचा लो। इससे दुखद क्या हो सकता है? और यह इसलिए है क्योंकि हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं है। तो क्या ऐसे में हमें नए लीडर की जरूरत नहीं है? और अगर नए लीडर की जरूरत है और नए लीडर की तलाश में, नए लीडर के सोच में, नए लीडर के मंथन में यूरोप पड़ गया है, तो आने वाले दिन में ये डील तो बहाना हो, पर इस डील के बहाने बहुत कुछ सामने दिखेगा। हम सबको उसका इंतजार होगा